गारंटी। अगर मेरे से पूछो कि अगर मेरे पास 2.5 लाख रुपए हों तो मैं कौन सी बाइक परचेज करूंगा, तो भाई मैं इन दोनों में से कोई सी भी बाइक परचेज नहीं करूंगा। हेलो हेवी राइडर्स, क्या हाल है सबके। आज हम लोग जिस बाइक को रिव्यू करने वाले हैं वो एकदम फ्रेश लुकिंग बाइक है और रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में काफी सारे चेंजेस किए हैं स्टैंडर्ड के नाम पे, बट लेकिन इस बाइक से काफी ज्यादा शिकायतें भी आ रही हैं आजकल लोगों को। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 जो पहले स्टैंडर्ड होती थी, बट लेकिन आज हम बात करेंगे सारी इसकी स्पेसिफिकेशन की और सारे इसके चेंजेस की, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसको राइड, और राइड करने के बाद देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे मतलब जो चेंजेस हैं वो बाइक में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे इंजन है इसका वो चेंज किया गया है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, इंजन है, इसकी हैंडलिंग है, और बाकी जो कुछ चीजें हैं वो सेम रखी गई है, अभी हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और फिर हम लोग इसे राइड पे लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाइक के डिजाइन की, जो इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। बाइक के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, बेस, मिड और टॉप। ये बाइक का 2 वेरिएंट है। बाइक का जो बेस वेरिएंट है उसमें हमें यहाँ पर स्पोक व्हील्स और सिंगल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलता है, जबकि हमें जो बाइक का 2 वेरिएंट है उसमें हमें डुअल डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलते हैं। यही मेजर डिफरेंस है केवल बेस वेरिएंट में और जो हमारा 2 वेरिएंट है उसमें। बट लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बाइक का जो बेस वेरिएंट है उसका जो ऑन रोड प्राइस है मुजफ्फरनगर के अंदर वो है 2,01,000, और जो बाइक का 2 वेरिएंट है उसका ऑन रोड प्राइस है 2,48,000। तुम यहाँ पे देख सकते हो 47,000 का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो की काफी ह्यूज है। अब हम बात करते हैं बाइक के इंजन की। बाइक का जो इंजन है वो भी यहाँ पे टोटली चेंज कर दिया गया है। जो क्लासिक 350 और अंडर 350 और मीटियोर 350 का जो इंजन है, सेम इंजन अब तुम्हें यहाँ पर बुलेट में मिलने वाला है। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है, जो प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp 6100 आरपीएम पे, और जो 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 4000 आरपीएम पे। बाइक का जो टॉर्क है वो हमें यहाँ पर बहुत कम आरपीएम पे मिल रहा है, तो इस वजह से बाइक का जो पिकअप है वो काफी शानदार तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे कुशनिंग का मुझे चेंज देखने के लिए मिल रहा है। जो पहले स्टैंडर्ड 350 बुलेट आती थी उसमें जो कुशनिंग थी वो बहुत ज्यादा हार्ड सीट थी उसकी, बट लेकिन अगर मैं इसकी कुशनिंग की बात करूं तो काफी कंफर्टेबल कुशनिंग है। बाइक की हाइट है 805 mm, मतलब 805 mm दी गई है, और मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, और मेरे यहाँ पर तुम देखो तो पंजे टिक रहे हैं। तो मुझे लगता है जिनकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है वो बाइक को इजिली राइड कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट राइडर्स की बात करूं जिनकी हाइट 5 फुट 4 इंच के आसपास है, तो मुझे लगता है तुम लोगों को ट्रैफिक में बाइक को हैंडल करने में यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक हमें देखने के लिए मिलता है। बाइक का टोटल वेट है 195 kg। अगर मैं फ्यूल टैंक भी मिला दूं तो जो टोटल वेट हो जाता है वो जाता है 208 kg का, तो काफी हैवी बाइक हो जाती है, लगभग जीटी जितना वेट हो जाता है अगर उसका फ्यूल टैंक ना मिला हो तो। बाइक में पहली स्टैंडर्ड की तरह यहाँ पे हमें स्पोक व्हील्स ही देखने के लिए मिलता है, वो कंपनी ने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। फ्रंट में एज वेल एज जो हमारा पीछे वाला व्हील है इसमें भी हमें स्पोक व्हील्स ही देखने के लिए मिलते हैं। इसमें हमें ट्यूब टायर देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी चीज जो भाई काफी मेजर है और जिससे काफी जो रॉयल एनफील्ड के यूजर्स हैं वो नाराज है, वो है इसमें किक का ना होना। यहाँ पे किक स्टार्ट रॉयल एनफील्ड ने हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो बुलेट के लवर्स थे वो बहुत कम हो गए हैं, और उनमें काफी एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी नफरत की भावना है रॉयल एनफील्ड को लेके। मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना है कि किक क्यों हटा दी भाई, किक क्यों हटा दी भाई। अब रॉयल एनफील्ड ने ये सोचा होगा कि आजकल जो मॉडर्न जनरेशन आ रही है अगर वो बुलेट को चलाते हैं तो उन्हें किक वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, और जैसे अदर कंपनीज करने लग रही हैं उन्होंने भी सबने किक को हटा दिया, तो इस वजह से ही हो सकता है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने इस किक को हटा दिया। बाइक में हमें यहाँ पे इंजन प्रोटेक्टर दिया गया है, ये तुम देख सकते हो काफी मजबूत इंजन प्रोटेक्टर है। इसके काफी फायदे भी हैं, जितनी भी तुम्हारी मड वगैरह यहाँ पे रहने वाली है उससे ये बाइक को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे तुम देख सकते हो अभी यहाँ पे काफी मड जमी हुई है, तो ये इसी से तुम्हारी बाइक को प्रोटेक्ट करेगा। अदरवाइज क्या होता है जो नेकेड बाइक होती है उनमें काफी ज्यादा मड जम जाती है इंजन के ऊपर, तो ये चीज तुम्हें काफी यहाँ हेल्प करने वाली है। तो जो बाइक की लाइट है वो हमें यहाँ पर हैलोजन ही देखने के लिए मिलती है। रॉयल एनफील्ड ने जिन चीजों में खर्चा किया जा सकता था वो तो सेम रखी है। अब तुम देख सकते हो स्टैंडर्ड की फील दी है तो वो दी है लाइट में, तो यहाँ पे हैलोजन दी है। जो टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे हैलोजन ही रखे गए हैं। इसके अलावा जो पायलट लैंप्स है वो तुम देख सकते हो सेम स्टैंडर्ड वाले जो पहले स्टैंडर्ड आती थी सेम यहाँ पे रखे गए हैं। बट लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आफ्टर मार्केट जो इंडिकेटर्स हैं वो इससे बेटर डिजाइन अवेलेबल है, और यहाँ पे बस एक सिंपल से गोल इंडिकेटर दे दिए गए हैं कि चेंजेस के नाम पे सिर्फ यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 का इंजन यहाँ पे उठा के रख दिया जो इन्होंने न्यू इंजन बनाया था, और इंडिकेटर्स वही सेम है। यहाँ पे हैलोजन रखी गई है जो पीछे वाली टेल लैंप है, और जो इसके टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं वो भी हैलोजन रखे गए हैं। अगर कोई चीज पीछे से आगे तुम्हारी बाइक को हिट करती है तो वही सबसे पहले तुम्हारी जो लाइट है ना उस पे यहाँ पे हिट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा मडगार्ड उसे बचा लेगा या कुछ कर लेगा, सबसे पहले अगर टक्कर लगती है तो वो तुम्हारी यहाँ पे इस लाइट पे लगेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे ग्रैब रेस दिए गए हैं, ग्रैब रेस काफी मजबूत है। एज यू कैन सी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे बाइक में हमें मिलता है साइड गार्ड दोनों तरफ दिया गया है, इस साइड भी एज वेल एज बाइक की दूसरी साइड भी, और यहाँ पे हमें पैर रखने के लिए फुट रेस्ट भी दिए गए हैं। यहाँ पे हमें लेग गार्ड मिल जाते हैं जिसकी क्वालिटी काफी ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया क्वालिटी है। अगर तुम आफ्टर मार्केट यहाँ पे कुछ लगवाते हो, मान लो बहुत लोग लगवा लेते हैं जो स्टील वाले वो होते हैं ना 3, क्योंकि बुलेट के लोग जो बुलेट लवर्स होंगे उन्हें पता होगा वो 3 लेग गार्ड ऐसे लगवा लेते हैं।
आई थिंक इसकी जो क्वालिटी है वो उनसे बेटर है। अब हम लोग सुन लेते हैं बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो मैं यहाँ से इसकी की ऑन करता हूँ। बाइक का जो इंजन है उसके इंजन में काफी ज्यादा थंब दी गई है। तो जो रॉयल एनफील्ड वाले बंदे बाहर से एग्जॉस्ट इंस्टॉल कराते थे वो तो अब खैर करा ही नहीं सकते क्योंकि उस पर पुलिस ने रोक लगा दी है। इसके अलावा ये भी ठीक ठाक है। अगर मैं इसके थंब की बात करूँ तो अगर तुम ट्रैफिक में चलते हो तो पता लग जाता है, मतलब 5-10 मीटर की रेंज में हो किसी के तो पता लग जाता है कि हाँ कोई बड़ी बाइक तुम्हारी तरफ आ रही है। बाइक में हमें यहाँ पर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो बाइक का स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है। यहाँ पे तुम देखो फ्यूल गेज है, यहाँ पे क्लॉक भी दी गई है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से इसकी तुम इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। बाइक चल चुकी है 2067 किलोमीटर। 3 ट्रिप बाइक में दी गई है, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ये एक ट्रिप F दी गई है। बाइक में हमें यहाँ पर मिलता है साइड स्टैंड कटआउट सेंसर और उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसका जो मीटर है उसमें हमें यहाँ पे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये एक रॉयल एनफील्ड यहाँ पे कोई भी छोटा सा एक इंडिकेशन दे सकती थी, मान लो यहाँ या इधर कहीं भी प्रोवाइड कर सकती थी। बात करते हैं बाइक के स्विचेस की। तो जो बाइक के स्विचेस हैं वो सेम यहाँ पे मीटियोर वाले रखे गए हैं। यहाँ पे हमारा किल स्विच ऑफ है, ये ऑन है और ये हमारा इधर की साइड सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक में हमें यहाँ पे हैजार्ड लाइट्स दी गई है। बाइक की हाई बीम, यहाँ पे लो बीम और यहाँ पे बाइक का पास दिया गया है। तो ये जो सेटअप है ना इसका पास वाला, ये मुझे पसंद नहीं आता। जो इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्विच दिया है, अगर ये इसका पास स्विच यहाँ पे देते ना तो काफी आसानी हो जाती है, मतलब यहीं से ब्रेक यूज करते हुए और यहीं से एट द सेम टाइम तुम्हारा पास यूज करते हुए। तो ये पता नहीं रॉयल एनफील्ड यहाँ पे पास क्यों प्रोवाइड करा रहा है। अगर तुम इस पास को यूज करना चाहते हो तो मतलब मुझे लगता नहीं कि ये उतना यूजर फ्रेंडली, मुझे तो नहीं लगता। एक चीज रॉयल एनफील्ड में मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, बाइक के जो मिरर्स हैं उनकी जो तुम देख रहे हो कि जो फिनिशिंग है, तुम देखो भाई एकदम क्रोम फिनिशिंग है। इसके अलावा बाइक के जो ब्रेक्स हैं और क्लच है इनकी भी एकदम क्रोम फिनिशिंग है। तो ये चीज मुझे काफी पसंद आई। बाइक के कलर के साथ काफी कॉन्ट्रास्ट, काफी मतलब ये मेल खाता है। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं और करते हैं रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 को राइड और देखते हैं बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है। और ये हम करते हैं इसका इग्निशन ऑन और यहाँ से इसका सेल्फ इस साइड करना पड़ेगा टू स्टार्ट द बाइक। और बाइक बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हुई है, पता भी नहीं चला हेलमेट में तो मुझे। ओ भाई साहब क्या पिकअप है। इन सेकंड गियर 60। ओह खतरनाक भाई। अभी बाइक को थोड़ा रिलैक्स मोड में चलाते हैं। बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी शानदार है। बाइक का एक्सेलरेशन सेम क्लासिक 350 वाला यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। सेम क्लासिक 350 का है और सेम स्टैंडर्ड का है। इसके अलावा बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है ऑन हाईवेज, क्योंकि बाइक का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी ट्रैफिक में हम लोग राइड करेंगे और देखेंगे कि ट्रैफिक में जो बाइक की स्टेबिलिटी है वो कैसी है। बट लेकिन यहाँ पे हाईवेज पे तो बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ही शानदार है। अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रैफिक में और ट्रैफिक में देखते हैं बाइक का जो कंट्रोल है वो कैसा है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड काफ़ी हैवी बाइक्स बनाता है। ये बाइक भी एज इट इज़ हैवी है। तो अभी देखते हैं बाइक का वेट मैनेजमेंट, बाइक की हैंडलिंग कैसी है वेट के हिसाब से। इससे पहले मैंने हंटर 350 का ट्रैफिक में रिव्यू किया है 140+ किलोमीटर चलाने के बाद, तो वो भी तुम देख सकते हो। बाइक की सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड और क्लासिक 350 में मुझे एक चीज़ हमेशा महसूस होती है कि इनकी जो हैंडलिंग है इतनी मुझे कुछ खास नहीं लगती। और बाइक का जो वेट है वो भी फील होता है यार, मतलब जितना मर्जी तुम उस चीज़ को मना कर लो कि नहीं फील नहीं हो रहा, बट वो चीज़ फील होती है एट द एंड ऑफ द डे। और बाइक की जो गियरिंग है वो बहुत मस्त है, मुझे गियर चेंज नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि बाइक का 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क काफ़ी बढ़िया हेल्प कर रहा है यहाँ पे मेरी। बाइक को एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है स्पीड के मामले में। और अभी जैसे मैं हैवी ट्रैफिक में चल रहा हूँ तो अब बात आती है कि हीटिंग इशू की। ऐसा तो मुझे कोई हीटिंग इशू फील नहीं हो रहा मेरे पैरों पे। बाइक का जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है, बहुत ही लाइट है। मतलब यार 350 से भी स्टैंडर्ड का जो क्लच है वो लाइट है। तो अगर तुम ट्रैफिक में बाइक को चलाते हो और बार बार गियर भी चेंज करना पड़ता है तब भी आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे हाथों में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, कोई पेन या कुछ होगा। काफ़ी लाइट क्लच है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि यार आजकल की जो जनरेशन है उसे थोड़ी मॉडर्न चीज़ें पसंद है, तो उसी हिसाब से चीज़ें रॉयल एनफील्ड कर रहा है। एक चीज़ और मुझे फील हो रही है यार, बाइक की जो सीट है थोड़ी मीडियोकर लेवल की है, ज़्यादा ना तो सॉफ्ट है ना तो ज़्यादा हार्ड है, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा चौड़ी सीट यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने दी है इस बाइक में, तो जिस वजह से सीटिंग कंफर्ट तो काफ़ी है और सीटिंग पोजीशन भी यार बहुत सही है।
मेरे दोनों हाथ स्ट्रेट हैं, हल्की हल्की मेरी जो एल्बोज हैं वो मुड़ी हुई हैं, तो विच प्रोवाइड मी लेवरेज की अगर थोड़े बहुत गड्ढे आते हैं तो मेरा ऐसा मूवमेंट जो है मतलब ऐसा वाला तो वो हो सके, जिससे मेरे जो शोल्डर हैं उन पे ज़्यादा वेट ना जाए। और इस बाइक की जो सस्पेंशन है वो हंटर 350 से ज़्यादा बढ़िया है। इस बाइक के सस्पेंशन थोड़े सॉफ्टर साइड पे हैं, अगर छोटे मोटे बम्प्स आते हैं तो वो तो फील ही नहीं होते और बाइक बहुत इजीली निकल जाती है। एक में देखो तुम, जितने छोटे मोटे गड्ढे हैं वो तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ, वो तो तुम बहुत आसानी से ऐसे क्रॉस कर जाओगे। बाइक लोअर स्पीड में ओवरटेक करने में तो काफ़ी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक की जो मिड रेंज है ना और लोअर एंड है वो बाइक का बहुत खतरनाक है यार। देखना पिकअप, मतलब इतना तगड़ा पिकअप भाई कहाँ देखने के लिए मिलेगा तुम्हें। बाइक की ब्रेकिंग बहुत सही है यार, बहुत सही है। बाइक के जो रियर ब्रेक्स है ना यार, उनकी जो बाइट है वो इतनी ज़्यादा तगड़ी है, मतलब फ्रंट ब्रेक की बाइट जो है उनके सामने कुछ भी नहीं है। फ्रंट ब्रेक की बाइट से तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बाइक है जो रियर ब्रेक्स हैं उनकी। रियर ब्रेक पे तो पैर ही नहीं लगाने देती बाइक। जैसे ही मान लो अभी मैं 60 की स्पीड पे हूँ, अभी पीछे देखता हूँ कुछ आता नहीं रहा, और जैसे ही मैं देख रहे हो ये ब्रेक अप्लाई करता हूँ बाइक एकदम से रुकती है भाई, बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स है बाइक का। अभी हम लेते हैं यहाँ से राइट टर्न। सो गाइस अब हम टेस्ट करते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड। इसकी एक बार टर्निंग रेडियस चेक करते हैं कि इसकी टर्निंग रेडियस कैसी है। ये देखो तुम, बहुत ही इजीली बाइक मुड़ पा रही है। ये देखो तुम, कितनी छोटी सी जगह में पूरी बाइक घूम रही है। अभी मैं चल रहा हूँ एक हाईवे के ऊपर और अभी जो मेरी स्पीड है वो 65 की है और मेरा जो हेलमेट है वो टिंटेड वाइजर वाला है। तो और बाइक में जो लाइट्स हैं वो हेलोजन लाइट्स हैं, बट लेकिन बाइक की हेलोजन लाइट्स बाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो बाइक्स की विजिबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इस बाइक की इतनी बढ़िया विजिबिलिटी होगी और इसकी जो लाइट्स हैं वो इतनी पावरफुल होंगी। बट यार मतलब मैं शिकायत नहीं कर सकता बिल्कुल भी, जैसी बाइक्स की लाइट है वो काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो हाईवेज़ पे भी लाइट भी जली हुई है और अभी हम लोग एक अंधेरे वाले रास्ते पे जाने वाले हैं, वहाँ अभी हम देखेंगे कि जो बाइक की लाइट परफॉर्मेंस है, जो बाइक की फ्रंट लाइट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अभी देखो तुम, हम अंधेरे वाले पार्ट में घुस चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं बाइक की लाइट कैसी है। ये देखो यार तुम, बाइक की जो लाइट है ना वो बहुत सही है भाई, बहुत सही है। मतलब जितने भी गड्ढे हैं वो मुझे विजिबल हो रहे हैं बहुत इजीली। बात करते हैं क्या तुम्हें नई आरई स्टैंडर्ड 350 परचेज करनी चाहिए या नहीं परचेज करनी चाहिए। मुझे लगता है जो फीचर आज के टाइम पे आरई स्टैंडर्ड 350 में आ रहे हैं ना, वही सेम फीचर हमारे क्लासिक 350 में भी आ रहे हैं। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्ड क्वालिटी ले लो या हमारे फीचर्स ले लो, बिल्कुल सेम है। बस क्लासिक और 350 में यहाँ पे जो फर्क है वो है एलॉय व्हील्स का और हमारा ट्यूबलेस टायर्स का, यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो है। इसके अलावा जो इंजन है और पावर है वो दोनों की ही सेम है, क्लासिक और स्टैंडर्ड की दोनों की यहाँ पे सेम है। इसके अलावा अगर मैं सीट की बात करूँ तो जो स्टैंडर्ड की सीट है वो थोड़ी वाइड कर दी गई है इन कंपैरिजन टू जो पहले वाली स्टैंडर्ड आती थी, उसमें हमें बहुत ही हार्ड और नैरो सीट देखने के लिए मिलती थी। बट यहाँ पे जो सीट की कुशनिंग है वो भी काफी इंप्रूव कर दी गई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस स्टैंडर्ड। पुराने वाली फीलिंग थी वो तुम्हें जो नई स्टैंडर्ड है उसमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें से किक हटा दी गई है, जो कि काफी लोगों को मजा आता था किक मार के बाइक को स्टार्ट करने में। ऑफ कोर्स वो तो अब तुम्हें नहीं मिलने वाला, बट हाँ वही बाइक को थोड़ा यहाँ पे एडवांस बना दिया गया है, थोड़ा सा मतलब फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा फ्यूचर को देखते हुए, थोड़ा मॉडर्न जनरेशन को देखते हुए इस बाइक को बना दिया गया है। अगर मेरे से पूछो कि अगर
अगर मेरे पास 2.5 लाख रुपए हों तो मैं कौन सी बाइक परचेज करूंगा, तो भाई मैं इन दोनों में से कोई सी भी बाइक परचेज नहीं करूंगा। मैं सीधा जाऊंगा और हंटर 350 को परचेज कर लूंगा, क्योंकि हंटर में वो सारे फीचर्स हैं जो इन दोनों बाइक्स में है। इसके अलावा हंटर का जो कंसोल है वो इनसे बेटर है, हंटर का जो वेट मैनेजमेंट है वो इनसे बेटर है, उसकी जो पेंट स्कीम है, उसकी जो पेंट थीम है वो थोड़ी मॉडर्न है। अभी मैं हंटर के ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक मैंने उसमें 140 किलोमीटर लॉन्ग राइड वाली वीडियो बनाई है, इसके अलावा एक मैंने उसका रिव्यू वाली वीडियो बनाई है। तुम दोनों वीडियो जाके देख सकते हो, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और आने वाले टाइम में और ऐसे बढ़िया व्लॉग देखना चाहते हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड और क्लासिक 350 के कंपैरिजन के साथ, तो अगली वीडियो को देखना मत भूलना। सो अंटिल देन टेक केयर और राइड रेस्पॉन्सिबली।